अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट मैं नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो प्रेरणा है वो शनाया के हाथ पकड़ लेती है। तभी शनाया भी एकदम से देखती है, तो जैसे ही वो प्रेरणा को देखती है वो एकदम शॉक हो जाती है और बोलती कि प्रेरणा तुम यहाँ? तभी प्रेरणा बोलती कि हाँ, पहचान लिए तुमने? अरे बाप रे, मेहरबानी तुम्हारी। मैंने तो सोचा कि तुम ये मुझे भी अब जो है एकदम से पहचानने में इनकार कर दोगी। और ये बताओ, ये सब है क्या? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? और कब से पी रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारी? ये आदत कब से डाल दी तुमने? तो शनाया तो एकदम से चुप हो जाती है। तभी प्रेरणा बोलती कि मैंने कुछ पूछा तुमसे शनाया, यहाँ पे कर क्या रही हो तुम? और हाँ, यहाँ पे तुम फेमस कस्टमर हो? सीरियसली? हफ्ते में एक दिन तुम्हारी यहाँ पे अड्डे है? मतलब मैं क्या बोलूँ तुम्हें? तो शनाया तो चुप हो जाती। वो क्या बोली? वो एकदम से बोलती कि देखो पेना, तुम्हें ना यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तुम जाओ, ये जगह सही नहीं है तुम्हारे लिए। जैसे ही ये बोलती, पेन एकदम से खड़ी होती है और एकदम से शनाया की कॉलर पकड़ते बोलती कि अच्छा, मेरे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए सही है क्या? क्या बोलने की कोशिश कर रही हो तुम? एकदम से उसको खींच के ना एकदम से साइड पे एक टेबल थी वहाँ पे बैठाती और बोलती कि चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। और साइड पे जो है एक वेटर जो है पास में ही खड़ा था, वो एकदम से वेटर को बुलाते हैं, बोलती कि ये सब यहाँ से ले जाओ। तो शनाया बोलती अरे मेरा वो रह गया। तो पेना घूर के देखती है तो शनाया चुप हो जाती है। तो जो वेटर है वो सारा वो हम जो ताम झाम थी वो सारा क्लीन अप करके वहाँ से ले जाते हैं। इधर पेना घूर के सिर्फ शनाया को देखती है। शनाया अपनी नज़रों को इधर उधर तो कर रही। तभी पेना जो है वो जाती है जो शनाया के सामने और बोलती तुम्हारी ये एक ना ये नज़रें इधर उधर करना बंद करो तुम। ये चल क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, ज़रा मुझे बताओ। और वो मैनेजर ने बोला कि तुम यहाँ का फेमस कस्टमर हो। क्या मतलब है इसका? चल क्या रहा है? मतलब कब से शुरू कर दिया तुमने ये सब? तो शनाया एकदम से बोलती कि देखो प्रेरणा, तो इस चीज़ से तुम्हें कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही ये बोलती, प्रेरणा का गुस्सा तो भाई क्या बोले। वो एकदम से उसकी कॉलर पकड़ती है और बोलती कि अभी ना रख के दो गाल पे पड़ेगी ना कि नानी याद आ जाएगी, और ये शराब का जो फितूर तुम्हारी सर पे चढ़ी है ना एकदम से उतर जाएगी। तो मुझे ना उस हालत पे उतरने के लिए मजबूर मत करो। सीधा सीधा बात बताओ, यहाँ पे कर क्या रही हो तुम? हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? तो शनाया एकदम से चुप हो जाती है। तभी ना प्रेरणा जब देखती है शनाया कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से फ़ोन करती, वो फ़ोन निकालती है अपनी पॉकेट से और फ़ोन करती है आरू को। तो शनाया जैसे ही दिखते बोलती कि उसको क्यों कॉल कर रही हो? अरे अजीब दादागिरी है, वो क्या करेगी यहाँ पे आके? तो बोलती कि तुम ना अभी वहाँ पे बैठी रहो, मुझसे अभी कुछ भी मत बोलना। तो एकदम से वो कॉल करती है। आरू जो है वो ड्राइव कर रही थी, तो फिर भी वो कॉल रिसीव करती है। तो एकदम से बोलती कि हाँ प्रेरणा बोलो। तो बोलती कि आरू तुम कहाँ हो? तो बोलती कि यार मैं कहीं जा रही हूँ, मैं ड्राइविंग पे हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम कहाँ हो? तो एकदम से बोलती कि मैं कहाँ हूँ? तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ हूँ? तुमने मुझे लोकेशन नहीं दी थी क्या? तो आरू बोलती कि यार रिलैक्स, मैंने दी थी पर मुझे थोड़ी ना पता है कि तुम वहीं पे ही होगी। तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि मैं वहीं पे ही हूँ, तुम अभी आ सकते हो क्या यहाँ पे? तो बोलती कि क्यों यार, वो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं पास में ही हूँ, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। इधर शनाया उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या चाहिए? तुम मैं पीऊँ जो मेरा मन करे वो करूँ, तुम्हें क्या है पेना? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? ये जब बोलती है ना तो पेना एकदम से फ़ोन अपनी पॉकेट में रखती है और खींच के एक देती है जो है शनाया को, और बोलती कि मनमर्जी तो करते आई हो तुम 1 साल से। मैंने कुछ बोली तुमको? कुछ नहीं बोली ना। शनाया तुम्हें पता है तुम ना इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी। खुशनसीब होगी वो इंसान जो तुम जैसी दोस्त पाओगी। मैं तो दुआ करती हूँ भगवान से कि तुम्हारी दोस्त ना हर किसी की लाइफ में कम से कम एक अगर होगी ना तो उसकी किस्मत बन जाएगी। लेकिन
बदकिस्मती तो वो होगी जो तुम्हारी पार्टनर होगी, क्योंकि तुम दोस्त के हिसाब तो कमाल हो, लेकिन एज ए पार्टनर बेहद ही घटिया इंसान हो तुम। क्योंकि दोस्ती की आड़ में तुमने अपनी रिश्ते को ही कुर्बान कर दी। कि दोस्ती की वजह से मुझसे रिलेशन की थी तुमने? हाँ, तुम्हें पता भी है 1 साल मैं कैसे जी हूँ? कभी खोज ली हो मेरी? कभी मुड़ के देखी है मुझे? मैं हर वक्त तुम्हें बस गिड़गिड़ाती रही कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हें समझाती गई, तुम कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखी शनाया। सिर्फ अपनी मन मर्जी की, सिर्फ तुम्हें तुम्हारा गुस्सा, तुम्हें तुम्हारी चाहत, तुमने जो चाहा तुमने वो किया। मैं समझाते समझाते थक गई और मैं हार मान गई। तो तुमने अपनी मनमर्जी तो की, तो सब कुछ अपने मनमर्जी के हिसाब से करने के बाद भी तुम इस हालत पे क्यों हो? कोई रीज़न है तुम्हारे पास? ये सब क्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम क्या साबित करना चाहती हो शनाया, ये बताओ। कि तुम दिल जो है दिल फेंक आशिक हो, कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, या कुछ ऐसा कि तुम शराब की सहारे ले रही हो? रिश्ता तुम तोड़ो, दोस्ती की नाते तुमने मुझे ठुकराया, और तुम लास्ट टाइम पे आके यहाँ पे शराब पी के टुल हो रही हो। आखिर क्या क्या साबित करना है तुम्हें? क्या क्या मीन कर रहे हो तुम? तो शनाया जो है बोलती कि देखो पेना, तुम चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। ये सब उस कारण नहीं है, मैं पीती हूँ। तो एकदम से बोलती अच्छा, तो मैं जानती ही नहीं हूँ। मैं शनाया से पहली बार मिल रही हो ना, है ना? यही समझाने की कोशिश कर रही हो ना तुम? बच्ची हूँ ना मैं, बेवकूफ़ जो हूँ, तुम्हारी बात पे आ जाऊँगी। तभी एकदम से शनाया बोलती कि यार पेना शांत हो जाओ यार, आराम से बात करो। तभी पेना को इतनी गुस्सा तो बोलती कि 1 साल से शांति हूँ मैं, 1 साल से। शिकायत की तुमसे? कोई कुछ बोली तुमसे? नहीं बोली। हर दफ़ा तुमने मुझे मारती गई। हर रोज़ मैं मर चुकी थी, हर रोज़ मरती थी मैं। अपनी मोहब्बत को अपनी आँखों के सामने सिर्फ देख पाती थी, ना तो मैं उससे बात कर पाती थी, ना मैं उसको छू पाती थी, ना मेरे तकलीफ़ होके उसको जो है मैं वो चीज़ बता पाती थी। कभी कभार जो है इतना मेरा मन करता था कि तुम्हारी शोल्डर पे थोड़ी देर के लिए अगर मैं सर रख पाऊँ ना, तो मेरी सारी दुख सारी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, तुम सामने होते हुए भी मैं ये काम कभी नहीं कर पाई। एहसास है तुम्हें उस 1 साल में मेरे साथ क्या क्या होगा, कैसे कैसे फील की मैंने? एहसास है तुम्हें? इल्म है थोड़ी सी भी? नहीं है। तुम सिर्फ तब से लेकर अब तक सिर्फ अपनी मन मर्जी करते आई हो शनाया, सिर्फ अपनी मन की। सच में, मैंने अभी बोला ना, मैं सच में दुआ करती हूँ कि भगवान से तुम्हारी जैसी दोस्त ना सबको दे, लेकिन तुम्हारी जैसी पार्टनर ना किसी को ना दे। ये बोल के वो चुप हो जाती है। तभी एकदम से आरू भी आती है, वो ईशा को जो है सॉरी जो पेना को कॉल करती है। पेना तुरंत ही फ़ोन उठाती है और बोलती है कि यार कहाँ हो? मैं आ तो गई पर हो कहाँ? तभी वो जो है वो जहाँ पे रहती है वो डिस्क्राइब करती है कि इस जगह पे है। तो एकदम से आती है, तो आके देखती है कि जो शनाया है वो एक साइड पे बैठी हुई थी, पेना उसके सामने थी। तो देख पाती थी पेना की आँखों में आंसू, जो नमी थी वो आ गई थी। तो आरू एकदम से जाती है, वो पेना को साइड हक करती है और बोलती कि आई यू ओके ना? तो पेना बोलती कि क्या ओके यार, क्या ओके? तुम तो मेरी दर्द को समझो, तुम्हें तो तुम तो समझो। अरे यार तुम्हारी दोस्त ये क्या इंसान है यार? इंसान है, इसके अंदर दिल है या पत्थर? मुझे समझ नहीं आ रही है। तुमने ना आरू, तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुमने ना एक अनमोल रतन पाई है दोस्त के हिसाब से, लेकिन मेरी किस्मत फूट गई कि मैंने इसको मोहब्बत कर बैठी इससे, और इसको एज ए पार्टनर, लाइफ पार्टनर तरीके से सोच लिया था। उसका ही नतीजा है आज। तो एकदम से जो आरू बोलती कि शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। तभी फेरना बोलती कि कैसे शांत हो जाऊं?
कैसे, तुम बताओ मुझे। 1 साल, 1 साल, हर एक लम्हा, हर एक पल मैं इसके लिए तड़पती रही कि एक बार तो ये आएगी, मुझसे बात करेगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी और बोलेगी देखो प्रेरणा मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में वो चीज़ कर दी, अब मैं इस चीज़ का मुझे एहसास हो गया, आई एम सॉरी। बस मैं उसी दिन का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। तुम कहती हो कि मैं शांत हो जाऊं, कैसे शांत हूँ? इसको देख के ना मुझे अपनी उस दिन, उस दौर से मैं गुज़र रही थी, वो हर एक चीज़ मुझे याद आ रही है। मन कर रहा है ना कि मैं इसको मार दूं अभी की अभी, और अपनी दिल से सारी वो तकलीफ़ एकदम से ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं, इसकी जान नहीं ले सकती कि क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जान में मेरी जान बची हुई है अब भी, अब भी। तभी एकदम से आरू प्रेरणा को हक कर लेता, बोलती कि शांत, शांत। इधर जो शनाया है, अब उसकी आंखों में नमी उतर चुकी थी, वो अपनी सर को झुका के जो है चुप बैठी थी। एक बार जो है आरू उसकी तरफ देखती है तो एकदम से जो शनाया है उठती है और एकदम से साइड से जाने लगती है। तो आरू बोलती कि रुक जा, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेरणा जैसे ही ये सुनती हो, एकदम सुनती हो, बोलती कि कहाँ जानी है, कहाँ, फिर से पैग लगानी है क्या, पीनी है, चलो मैं भी आज पीऊँगी। तभी एकदम से शनाया बोलती कि पागल हो गए क्या यार, क्या क्या मुसीबत है यार, जाओ अपने काम करो। क्यों, तुम्हें किसने कहा मेरे पीछे पीछे आने के लिए, मैंने बोला है क्या? आज़ाद हो ना तुम, तो आज़ाद पंछी की तरह उड़ो, पिंजरे में मत आओ, आने की कोशिश भी मत करो तुम। तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि अच्छा सही है, वैसे भी तुमने तो तुम्हारा डिसीजन 1 साल पहले ही दे दिया था। अब मैं ना तुमसे कोई उम्मीद रखती भी नहीं हूँ शनाया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे बारे में, अच्छे से पता है। तभी तो बोली कि भगवान करे तुम्हारी जैसी दोस्त ना सबको मिले, पर तुम्हारी जैसी पार्टनर किसी को ना मिले, ये बदकिस्मती किसी की ना हो। ये बोल के वो शनाया जो प्रेरणा जो है वो आरू की तरफ देखते और बोलती कि आरू आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ। ये बोल के वो तुरंत जाने लगती है, चली जाती है वो एकदम से रूम से निकल के। तभी आरू घूर के देखती है शनाया को और बोलती कि क्या क्या चाहती है तू? वो आई थी 1 साल बाद भी तेरे पास आई थी, तू उससे प्यार से बात कर सकती थी, चीज़ों को संभाल सकती थी। क्या चल रहा है दिमाग में? तेरा हाल मैं देखा हूँ शनाया, किस हालत पे तू है, एक बार उसे बता तो सही सिचुएशन। तो एकदम से जो शनाया बोलती कि मुझे कुछ नहीं बतानी, अच्छी हुई चली गई, यही उसके लिए सही है। तभी एकदम से जो आरू है उसके सामने जाती है कि सही गलत का फैसला तू नहीं कर सकती, इसे उसे डिसाइड करने दे, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है तू ये बता। तभी एकदम से ना शनाया एकदम से अपनी घुटनों पे बैठ जाती है और बोलती कि कुछ नहीं चल रही है मेरे दिमाग में, मैं सही नहीं हूँ उसके लिए, क्यों समझ नहीं आ रही है तुझे? ये इस बारे में मैंने बहुत बार बात की है तुझसे, और कितनी बार बोलूँ, मैं सही नहीं हूँ उसके लिए। मैं एक घटिया इंसान हूँ, घटिया, जो अपनी गुस्से के आर में अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिया। किस किस मुंह से कहूँ, किस मुंह से माफ़ी मांगूँ उससे, किस मुंह से? मैं खुद की नज़रों में ही इतनी गिर चुकी हूँ, तो किस वे में उसको जाके बोलूँ कि मैंने वो गलती कर दी है कि तुम मुझे माफ़ करो? नहीं मांगनी माफ़ी उससे, क्योंकि मैं उससे माफ़ी भी डिज़र्व नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाए, क्योंकि वो मुझसे बेहतर डिज़र्व करती है। मैं सही नहीं हूँ, मैंने गुस्से में आके मेरी रिश्ते को ख़त्म कर दी, अपनी मोहब्बत को ठुकरा दिए मैंने, और वो बेचारी मेरी पीछे पीछे भागती रही, मैं अपने गुस्से पे अड़ी रही। मुझसे ज़्यादा घटिया इंसान तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती।
तो ये घटिया इंसान उसकी लाइफ से जितनी दूर रहेगी वही अच्छी है, वही अच्छी है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसे खुश रहेगा। मैं सही नहीं हूँ उसके लिए। तभी आरू एकदम से बोली, पागल हो गई है क्या? एक बार चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश तो कर, वो अब भी तुझे प्यार करती है, समझने की कोशिश कर। तभी एकदम से शनाया बोलती कि मैं वो प्यार डिज़र्व ही नहीं करती आरू, मैं वो प्यार डिज़र्व ही नहीं करती, नहीं करती डिज़र्व मैं उसके लिए बिल्कुल सही नहीं हूँ। तू समझने की कोशिश कर, मैं सही नहीं हूँ उसके लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ उसको तकलीफ़ दूंगी, सिर्फ तकलीफ़। इसके अलावा मैं कुछ दे ही नहीं पाई, ना ही दे सकूँगी। और अगर तकलीफ़ ही देना है तो नहीं जानी इसके साथ, और मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, ना ही उसको मुझे चूज़ करने दूंगी। वो जिसके साथ है अच्छी है, खुश रहे हमेशा। तभी आरू बोलती कि यार तू बोल क्या रही है, सोच समझ के बोल। तभी शनाया बोलती कि सोच तो मैंने बहुत ही पहले ही ली थी, तभी तो कभी उसके सामने जाके माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर उससे प्यार से माफ़ी मांग भी लूँ वो माफ़ कर देगी, जो मैं नहीं चाहती कि वो मुझे कभी माफ़ करे। मैं वो माफ़ी डिज़र्व नहीं करती। मैं जिस तरह से उसको हर्ट किया, मुझे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, यही मेरी सज़ा है, और मैं इस सज़ा को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। मुझे मजबूर मत कर आरू। तो आरू एकदम से चुप हो जाती है। तभी एकदम से प्रेरणा आती है, क्योंकि वो अपना पर्स भूल गई थी। तभी वो आके एकदम से क्लैप करती है और बोलती कि वाह, मतलब सब कुछ तुम ही डिसाइड करोगी, तुम ही छोड़ोगी, तुम ही ये डिसाइड करोगी कि तुम सही नहीं हो। वाह रे वाह, किस्मत तुम्हारी। वो जाती है ना, खींच के एक और थप्पड़ मारती है और बोलती कि सब कुछ ना तुम्हारे हाथ में नहीं होती शनाया। पहले तुम खुद तकलीफ़ दो और फिर खुद ही ये सोचो कि यार मैंने जो तकलीफ़ दी है वो सही नहीं है, अब मैं माफ़ी डिज़र्व नहीं करता। वाह, तुम ना एकदम से मार ही देते मुझे, वही अच्छी होती। ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुमने मुझे मारा है ना, ये मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी, ये तुम याद रखो। ये बोल के अपनी पर्स लेके वो चुपचाप चली जाती है। इधर आरू बोलती कि ले, हो गई तेरी यार। तभी एकदम से शनाया बोलती है आरू, तुझसे ना मुझे कुछ बात करनी है और ना ही कुछ, तू अपना काम कर, मुझे घर जाना है। ये बोल के शनाया उधर एकदम से चली जाती है। तभी आरू भागती है, वो जो जाती है प्रेरणा के पीछे पीछे। प्रेरणा जो है टैक्सी करती है। जैसे वो टैक्सी में बैठेगी तभी आरू एकदम से बोलती कि मैं सुनो सुनो बात सुनो। तभी प्रेरणा बोलती कि आप क्या चाहिए? जो सुनना था सुन लिया, तुम्हारी दोस्त ने जो बोला था उसने बोल दिया, अब क्या बाकी रह गया है यार? मतलब इसको अपनी गलती बहुत पहले ही एहसास हो चुकी थी, लेकिन इसने कभी बोला ही नहीं। ये क्या बात हुई? मतलब ये खुद छोड़ेगी, खुद सजा की तौर पे मुझसे अलग हो जाएगी, सब कुछ यही तय करेगी, तो मेरे इस रिश्ते में मेरा क्या? मेरी कोई वजूद भी है इस रिश्ते में? सब कुछ तो वो कर रही है। तभी एकदम से आरू बोलती तुम पहले ऑटो से उतरो। तो एकदम से बोलती कि देखो यार, मेरी दिमाग ठीक नहीं है, प्लीज़। आरू, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो समझ जाओ ना प्लीज़। अभी मुझे जाने दो, बाद में बात करूँगी। ये बोल के जो है प्रेरणा चली जाती है, शनाया भी चली जाती है। तो आरू बोलती है यार दोनों ही चले गया, मैं क्या करूँगी। तो अपने कार में आके बैठती है और जैसे स्टार्ट करेगी उसकी फ़ोन पे एकदम से एक नोटिफिकेशन आती है। वो नोटिफिकेशन पढ़ के उसकी जो है एकदम से फेस पे हल्की हल्की सी जो टेंशन वाली वाइब्स आ जाती है। वो एकदम से कार में बैठती है, वो कार स्टार्ट करती है और हाई स्पीड में अपने ऑफिस में आती है। वो जैसे ही आती है वो संजना को एकदम से बुलाती है। तो संजना उसके सामने जाती है, बोलती कि यस मैम। तो वो एकदम से बोलती कि मैं एक दिन के लिए जो है मुंबई जा रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ तुम संभाल लोगी, है ना।
तो बोलती कि हाँ पर अचानक मुंबई, ऐसा क्या हो गया? तो आरू एकदम से बोलती कि तुम्हें हर चीज़ की जवाब देनी ज़रूरी है क्या? मैं बोल रही हूँ कि कुछ इशू है, मैं अभी नहीं आ सकती, एक दिन मुझे लगेगी मुंबई से आते वक्त। समझ नहीं आती है बात? तो एकदम से संजना चुप हो जाती है। तो आरू उधर से एकदम से निकलने लगती है। तभी अचानक जो है आरू के सामने ईशा आ जाती है। दोनों एक दूसरे से टकराने ही वाली थी, लेकिन ईशा जो है वो खुद को संभाल लेती है, वो साइड में हो जाती है। आरू एक घूर के जो है ईशा को देखती है और देखने वो तुरंत बाद ही बोलती है कि रिश्ते की डोर से मिस ईशा आपको संभाली नहीं गई, कम से कम ऑफिस की काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ठीक से ले लीजिएगा, मिलते हैं कल। ये बोल के वो चुपचाप निकल जाती है। इधर ईशा घूर के देखती है संजना को। तो संजना बोलती कि मुझे क्या पता, वो मुंबई जा रही है, पता नहीं क्यों। तो जो है वो उसे ज़्यादा नहीं पूछती। ईशा जो है वो संजना से ज़्यादा नहीं पूछती। ईशा और संजना मिलके जो बाकी बचा काम हुआ था वो सब कुछ करते हैं। ऑफिस ख़त्म होते हैं। ऑफिस ख़त्म होने के बाद जो है ईशा जो है जाती है अपनी घर जाके देखते उसके पापा ऑलरेडी आए हुए थे और उसके पापा घर के कुछ काम वगैरह आज वो खुद ही कर लिए थे और खाना भी बना लिए थे। ये देख के ईशा बोलती कि आपको ज़रूरत नहीं थी, मैं अब भी उतनी जो है काबिल हूँ कि ऑफिस ख़त्म होने के बाद घर आके ये सब भी कर पाऊँ, तो आप ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी उसके पापा एकदम से बोलते कि बेटा क्या हुआ, कम से कम मुझसे थोड़ी देर ठीक से बात तो कर लो, इतनी नाराज़गी अपने डैडी से, अपने पापा से। तभी ईशा एकदम से अपने पापा की तरफ देख के बोलती कि जिसने जन्म दिया हो, जिसके कारण मैं इस दुनिया में आई हूँ, उनसे क्या नाराज़गी दिखाऊं पापा, क्या नाराज़गी दिखाऊं। लेकिन क्या है ना, आपकी वो वाली ईशा अब इस दुनिया में नहीं है। ये जैसे ही सुनते तो ईशा के पापा बोलती कि क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तो ईशा बोलती कि ऐसे ही तो बोलते हैं पापा। पापा आप ना मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन ज़िंदगी जीने की जो उत्साह है वो मेरे लिए मेरी आरू है, लेकिन आप कभी वो समझ ही नहीं पाए। आपने ज़िंदगी तो बचा ली, लेकिन जीने के लिए वो जो उत्साह है ना वो ख़त्म हो गई मेरी। तो आपकी वो वाली बेटी शायद अब कभी वापस ना आए। ये बोल के वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होती है। फ्रेश होके और रेडी होके वो नीचे आती है। नीचे आके वो चुपचाप थोड़ी सी खाती है, ज़्यादा नहीं खाती है और अपने जो है वो कमरे में फिर से जाके सो जाती है। वो सोचने लगती है आज जो जैसे जैसे आरू की बर्ताव है, जैसे वो सारी चीज़ सोचने लगती है। इधर हम पहुँचते हैं स्टोरी की एक अलग दिशा पे, जहाँ पे मुंबई के एक लोकल थाने में जो सौरभ का बेल पेपर जो है वो रेडी किया जाता है। सौरभ की जो लॉयर है वो एकदम से जो बेल की डॉक्यूमेंट्स जो है इंस्पेक्टर के हाथ में देते हैं और बोलते कि लीजिए आपकी बेल्स, आप मेरे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। तभी एक इंस्पेक्टर एकदम से मुस्कुराता है और बोलते कि मिस्टर शमशेर, इतनी भी जल्दी क्या है, वैसे भी आपके क्लाइंट को यहाँ पे लाने के पहले ही मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन यहाँ से छूटना इतना आसान नहीं है। तो वो जो है लॉयर है वो घूर के देखने लगता है और बोलते कि आपका मतलब क्या है। तो इंस्पेक्टर बोलती कि अजय, मतलब आप कल समझ जाएंगे, अभी फ़िलहाल आपके क्लाइंट को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, इनकी खातिरदारी में एक और हिस्सा जुड़ने वाले हैं, तो इंतज़ार कीजिए। तो वो समझ नहीं पाते। वो एकदम से बोलते कि मिस्टर इंस्पेक्टर आप क्लियर करके बात करें। तभी एकदम से वो बोलती कि हम बात नहीं, हम सबूत के हिसाब से बात करेंगे। ये बोल के वो एक डॉक्यूमेंट्स जो है उनके फ़ोन पे जो थे वो एकदम से दिखाते। वो जो उसके जो है लॉयर को वो देख के वो शॉक हो जाती है और एकदम से सौरभ के पापा की तरफ देखने लगते। तो सौरभ के पापा बोलते कि मिस्टर शमशेर आप ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने आपको जिसके लिए हायर किया है आप वो काम करो ना, मेरे बेटे को छुड़ाओ यहाँ से। और कितने दिन वो यहाँ पे रहेगा, अगर आपसे ना हो रहा है तो आप बोलो, मैं आपके सीनियर से तक जाऊँगा। तभी वो एकदम से बोलती कि एक्सक्यूज़ मी सर, आपको पता भी है आपके बेटे ने क्या किया है?
ओ माय गॉड, मैं किस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, देखिए मुझे ना अब इस केस में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपके बेटे ने ना कुछ ज़्यादा ही कारनामा कर रहे हैं। अब तो वो बाहर आ रही है धीरे धीरे, आप किसी और लॉयर को हायर कर लो। ये बोल के वो चुपचाप चला जाता है। इधर सौरभ भी शॉक होता है, बोलते कि क्या हो रहा है पापा, और कितने दिन रहूँ मैं यहाँ पे। तभी सौरभ के पापा बोलते कि बेटा बेटा 2-3 दिन मैं एक और जो है वो लॉयर देखता हूँ तुम्हारे लिए, तुम इंतज़ार ना करो। तो ये बोल के सौरभ के पापा भी वहाँ से चले जाते हैं। और एकदम से एक पुलिस इंस्पेक्टर वो जाते हैं और बोलते कि बोला था ना बेटा, तेरी किस्मत में शनि का अवतार आया है, अब तो देख क्या क्या होता है तेरे साथ, और कल ही तू एक डेमो देखेगा। तो सौरभ बोलते कि बोल क्या रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो एकदम से पुलिस इंस्पेक्टर बोलती कि अब तो कुछ ना हो सका, अब जो होगा वो कल देखेंगे, बेटा तू जाके सो जा। ऐसे होता है। अगले मॉर्निंग जो है होते हैं करीब 10 बजे जो है सौरभ के पापा जो है मुंबई के उस थाने पे ही दोबारा आते हैं, और एक और नया लॉयर लेके आते हैं साथ में। और वो लॉयर भी जो है बेल्स के पेपर वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आते हैं। जैसे आते हैं तो बोलते कि लीजिए आज तो कम से कम ये सारे चीज़ सॉर्ट आउट करिए, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। तभी वो इंस्पेक्टर जो है वो लॉयर की तरफ देखते, तो लॉयर जो है पहले अपना इंट्रोड्यूस कराता है और फिर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं उस इंस्पेक्टर को। तभी इंस्पेक्टर बोलती कि आपने तो अपना दे दिया, पर हमारी तरफ से कुछ लीजिए। वो एकदम से एक फ़ाइल जो है उस लॉयर को देते हैं। वो फाइल जो है जैसे जैसे वो लॉयर पढ़ता है उसका होश उड़ जाता है, वो घूर के देखने लगते हैं सौरभ की तरफ, और सौरभ के पापा की तरफ देख के बोलते कि आपका दिमाग ख़राब है, आपको पता भी है आपके बेटे ने क्या किया है, अरे आप क्या कर रहे हो। अरे आपके इस केस के लिए अगर मैं लड़ा ना तो सच्चाई सामने के आने के बाद मेरा जो है लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको पता भी है मैं ये केस नहीं लड़ सकता। तो सौरभ के पापा बोलते कि आखिर ऐसा किया क्या है इसने, ये सब एक बात बोल रहे हैं। तभी जो है वो लॉयर एकदम से वो फाइल जो है वो सौरभ के पापा के हाथ पे पकड़ाते हैं और बोलते कि खुद ही पढ़ लीजिए, अगर इससे आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ये बोल के एकदम से चला जाता है। जो अब जो है सौरभ का पापा वो फाइल जो है पूरी तरीके से देखते, तो जैसे ही देखते तो वो भी शौक होते, वो सौरभ के तरफ एकदम से देखने लगते। तो सौरभ भी चिल्ला के बोलते कि अरे पापा क्या हुआ, जल्दी जल्दी से करो ना, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, दम घुट रहा है। तो उसके पापा एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि दम घुट रहा है, तुम्हें दम घुट रहा है, तुमने किया क्या है, तुम्हें पता भी है, और तुम इतने आसानी से कैसे रह रहे हो ये सब करने के बाद। तो सौरभ घूर के देखता और बोलते कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी एकदम से उसके पापा जो सौरभ के पापा है वो एकदम से बोलते कि स्वीटी मल्हान, जानती हो कौन है वो। जैसे ये नाम सुनता है सौरभ, उसके तो भाई पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, वो एकदम से शांत हो जाता है। तो जो है उसके पापा एकदम से उसके सामने जाता है और बोलते कि बोलो, पहचानती हो कौन है वो। तो एकदम से इतनी शांत होते हुए देख के जो सौरभ के पापा बोलते कि क्या हुआ, आप तुम्हारी बोलती बंद हो गई, और क्या क्या छुपाया है तुमने मुझसे, हाँ क्या क्या किया तुमने ज़िंदगी में। अब तो एक एक करके जो है सारे कच्चे चिट्टे जो है बाहर आ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा ये सब भी करेगा। तभी एकदम से वो इंस्पेक्टर बोलती है कि ओ सर सुनिए, ये मेलोड्रामा यहाँ पे मत करिए आप लोग। वैसे भी कुछ देर बाद जो है यहाँ का जिसने फाइल कंप्लेन की है वो कुछ देर बाद आएंगे, उनसे आप चाहो तो बात कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे कोई शोर वर नहीं चाहिए, आप जाइए अपने अपने काम करिए, और हमें डिस्टर्ब ना कीजिए बार बार चले आते हो बेल कराने के लिए, ऐसे बेल थोड़ी ना होता है।
तो सौरभ के पापा के पास कुछ नहीं थे, वो एकदम से साइड पे होकर चुपचाप बैठ जाते और बड़े परेशान होते। इधर सौरभ चिल्ला के, सौरभ भी यही सोचने लगती कि यार स्वीटी मल्हान के बारे में कैसे पता चला इनको। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो एकदम से अपने पापा की तरफ बोलती कि पापा पापा सुनो, मेरी बात सुनो। तो उसकी पापा एकदम से चिल्ला के बोलते, और कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारी मुँह से, क्योंकि जो भी बोलोगी वो झूठी होगा। बस शांत हो जाओ, अब मुझे बस देखना है कि ये जो फाइल कंप्लेन की है वो किया किसने है। तो वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पे एक कार आते हैं। कार से एक जो है लड़का उतर के आता है। उतर के आके जो है पहले इंस्पेक्टर से थोड़ी बहुत बात करते। तो सौरभ भी वहाँ पे खड़ा हुआ था। सौरभ जब उस लड़के को देखता है तो उसे लगता है कि इसको कहीं तो देखा है वो। तो वो एकदम से बोलती है एक्सक्यूज़ मी। तो जैसे वो लड़का जो उस साइड पे देखते तो सौरभ बोलती कि ये तो वही लड़का है। तभी वो जो है एकदम से जाते हैं, बोलती कि क्या। तो सौरभ बोलती कि तुमको मैंने देखा था वो रेस पे। तो तुम्हारी वो मैडम ने रेस जीत ली थी ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का एकदम से हंसता है, बोलती कि अब तो असल ज़िंदगी की गेम खेलना आया हूँ, इस बार भी मैडम को ही जीतना है। तो एकदम से बोलती, मैडम बोलते हो या कुछ और बुलाते थे, मेरे दिमाग में नहीं रही। तभी वो लड़का बोलती कि चीफ, वो बस आते ही होंगे। तो सौरभ जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि यार हो क्या रहा है। इधर सौरभ के जो पापा है वो बैठे हुए थे। तभी बड़े अदाव के साथ एक लड़की जो है कार से उतरती है, अपनी चश्मा को थोड़ा सा आंखों से साइड पे करके वो एडजस्ट करती है और आहिस्ता आहिस्ता कदमों में वो आते हैं इंस्पेक्टर के सामने। आके एकदम से हाथ आगे करता है, बोलते कि नाइस टू मीट यू। इंस्पेक्टर जैसे उस लड़की को देखते तो एकदम से खुश हो जाते हैं, वो एकदम से उसे हक करते हैं, बोलते कि नाइस टू मीट यू, कैसी हो। तभी इंस्पेक्टर बोलती कि कैसे है, क्या कर रहे हो, वो सब बाद में, ज़रा मेहमान से मिलके आते हैं थोड़ी देर के लिए। वो बोलती कि हाँ हाँ बेशक, मेहमान तो आपकी ही है। ये बोल के जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो जाते हैं उस लड़की के साथ। तो लड़की जो है एकदम से सौरभ के साइड पे आते हैं और बोलती कि क्या हाल है जनाब। सौरभ दूसरी तरफ फेस किए हुए थे। जैसी वो फेस एकदम से करती तो सामने वाली इंसान को देख के सौरभ एकदम से शॉक, उसका गला एकदम से सूख गया था। वो घूर के उस इंसान को देखने लगते। तभी वो लड़की जो है एकदम से चुटकी बजाते और बोलती कि कहाँ खो गए। अरे ऐसे कैसे खो जाते हो आप, इतनी आसानी से खोने नहीं देंगे हम, इंतज़ार कीजिए। तो आज ये स्टोरी यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो। लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।